नमस्कार दोस्तों, बाईजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 24 दिसंबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर उनकी समीक्षा की जाएगी और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के संभावित जो प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा पहला विषय होगा भारत के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा संरचना की आवश्यकता। इस आलेख के माध्यम से भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो डाटा है उसकी संरचना की एक आवश्यकता बताई जा रही है, जिसके आधार पर भारत में स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए सही से प्रयास हो सके। सत्र का दूसरा विषय है भारत म्यांमार में लोकतंत्र की जल्द वापसी चाहता है। इस वर्ष फरवरी 2021 से अगर हम देखें तो म्यांमार में लोकतांत्रिक स्थितियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं और सैन्य सरकार ने अपना नियंत्रण वहां पर मजबूत कर लिया है। ऐसी स्थितियों में भारत के लिए स्थितियां थोड़ी विषम हो जाती हैं, क्योंकि जब भी सैन्य सत्ता मजबूत रही है उसका एक प्रभाव ये होता है कि हमारे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पर शांति व्यवस्था को लेकर समस्याएं बनती हैं। इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। रेखा खींचना, जम्मू और कश्मीर परिसीमन। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के संबंध में जो कुछ सिफारिश परिसीमन आयोग के द्वारा दी गई है उस पर कुछ विवाद है। उसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। सत्र का चौथा विषय हम देखते हैं स्वस्थ खाना पकाने के ईंधन योजना को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता। और आज के सत्र का अंतिम विषय होगा क्या भारतीयों को बैंक जमा के लिए बीमा की आवश्यकता है। इन सभी विषयों की चर्चा के आधार पर जो संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी चर्चा हम अंत में करेंगे और साथ साथ उनकी उत्तर संरचना की भी चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला आलेख है नीडेड ए पब्लिक हेल्थ डाटा आर्किटेक्चर फॉर इंडिया। सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में जो डाटा है उसको मजबूती से स्थापित करके भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही जा रही है। वर्तमान में कुछ ऐसे सर्वेक्षण हैं जिसके माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो डाटा है वो एकत्र किया जाता है, लेकिन उनमें कुछ समस्याएं देखी जा रही हैं। इसी आधार पर एक नए ढांचे की यहाँ पर बात की जा रही है। वर्तमान में अगर हम देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसके 5वें दौर के जो आंकड़े हैं उनकी रिपोर्ट जारी की गई है और यहाँ पर प्रमुख रूप से जो भी आंकड़े दिए जाते हैं एनएफएचएस के द्वारा वो अलग अलग शोधकर्ताओं के द्वारा उपयोग किए जाते हैं और भारत में जो नीति निर्माण करने वाले हैं वो भी इन आंकड़ों का उपयोग करते हैं। और प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो नीति आयोग अलग अलग प्रकार की जो रैंकिंग देता है अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, उसके लिए भी इन आंकड़ों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। वर्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य के आंकड़े को एकत्र करने के लिए अलग अलग जो प्रयास हो रहे हैं उनकी अगर हम रेंज और स्कोप को देखें, इन सर्वेक्षण के माध्यम से जो आंकड़े मिलते हैं उनका भविष्य में किस तरह से उपयोग हो पाता है और इन आंकड़ों की अपनी एक सीमा जो है वो क्या है। तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख हमारा जो सर्वेक्षण जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है वो है एनएफएचएस और इसे पूरे भारत में परिवारों के स्तर पर एक प्रतिनिधि नमूने के रूप में किया जाता है। इसे 1992-93 में प्रमुख रूप से शुरू किया गया और लगभग 4 से 5 वर्ष के अंतराल पर इसको दोहराया जाता है। इस सर्वेक्षण में प्रमुख रूप से प्रजनन क्षमता, बाल मृत्यु दर, गर्भ निरोधक प्रथाओं का उपयोग, पोषण और उसका उपयोग और चयनित स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर जिला स्तर की जो जानकारी है वो प्रमुख रूप से दी जाती है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में एचआईवी, गैर संचारी रोग जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, जिसमें तंबाकू और शराब के उपयोग से होने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, इसी के साथ साथ उच्च रक्तचाप और रक्त शर्करा, इसके आंकड़े भी इकट्ठे किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन D3 के जो आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर सर्वेक्षण में प्राप्त किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण को जिस तरह से विस्तारित किया गया है हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो एक तरह से अनुसंधान और सरकार के नीति निर्माण में एक प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। एनएफएचएस का ये जो सर्वेक्षण होता है इसका समन्वय प्रमुख रूप से वह अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा किया जाता है जो मुंबई में स्थित है। और माना यह जाता है कि जो भी प्रमुख रूप से सर्वेक्षण किया जाता है उसको आउटसोर्स किया जाता है, यानी सर्वेक्षण कुछ अन्य बाहरी एजेंसी और संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में अलग अलग एजेंसियां एक तरह से शामिल होती हैं जिस पर यह पूरा सर्वेक्षण निर्भर करता है। अब इन एजेंसियों में जो लोग काम कर रहे हैं,
जो कर्मचारी ये सर्वेक्षण एक तरह से आगे संचालित कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता पर एक तरह से हम सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जिन एजेंसियों के द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है उनके कर्मचारी इसको लेकर कितने कुशल हैं। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर मानी जा रही है कि जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं उन पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि एनएफएचएस एकमात्र सर्वेक्षण नहीं है जो स्वास्थ्य मंत्रालय कराता है। अगर हम पिछले 5 वर्ष के आंकड़ों में देखें तो राष्ट्रीय एनसीडी निगरानी सर्वेक्षण, एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संचारी रोग, जैसे हम उच्च रक्तचाप की बात करें या रक्त में जो शुगर का स्तर है उसकी बात करें। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरा देखें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, तीसरा वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण, चौथा शराब सर्वेक्षण और पांचवा प्रमुख रूप से होता है पोषण सर्वेक्षण। यहाँ पर कुछ सर्वेक्षण ऐसे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो वादे किए हैं उनको निभाने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी वादा करते हैं कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, जैसे तंबाकू का उपयोग एक तरह से कम करना या गैर संचारी रोगों के प्रसार को कम करना, तो इसके लिए लक्ष्यों को जब हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो प्रमुख रूप से हम आंकड़े भी एक तरह से इकट्ठा करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने जो प्रयास किए हैं उनमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर सर्वेक्षण का जो लक्ष्य है, वैश्विक हमारी जो प्रतिबद्धताएं होती हैं उनको पूरा करने में भी एक तरह से इन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में जो सर्वेक्षण किए जा रहे हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम बात करते हैं कि किसी भी तरह की निगरानी और निगरानी की जो जरूरतें हैं वो अगर हम बात करें और उनसे अलग अनुसंधान की बात करें तो ये दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अनुसंधान करने के लिए हमारे पास जो भी आंकड़े हैं, हम निगरानी करने के लिए जो आंकड़े उपयोग कर रहे होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो हम दोनों को मिलाकर चल रहे हैं। तो हमारे सर्वेक्षण में सबसे बड़ी कमी यह है कि जिन आंकड़ों को केवल निगरानी के लिए इकट्ठा किया जा रहा है और जिन आंकड़ों को अनुसंधान के लिए इकट्ठा किया जा रहा है उनमें कोई अंतर नहीं किया जा रहा है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे उदाहरण अगर आप देखें, अगर आप घरेलू हिंसा पर किसी तरह का सवाल पूछकर कोई सर्वेक्षण करते हैं तो ये केवल एक तरह से निगरानी करने वाली स्थिति है कि घरेलू हिंसा की भारत में स्थिति क्या है। इसके विपरीत यदि विटामिन D3 की जांच करने के लिए रक्त संग्रह किया जाता है तो ये सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए है कि किस तरह से विटामिन D3 की जो स्थिति है वो लोगों में एक तरह से बढ़ रही है या घट रही है या सामान्य स्तर पर है। तो अनुसंधान और निगरानी ये दोनों अलग अलग बातें हैं और एक ही प्रकार के सर्वेक्षण में दोनों को शामिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एक सलाह ये दी जाती है कि जो भी अलग अलग सर्वेक्षण है उनको संरेखित कर दिया जाए, यानी उनमें आपस में एक तरह से समन्वय बनाने का प्रयास किया जाए। लेकिन अगर हम देखें तो अलग अलग सर्वेक्षण में इस तरह से आपस में समन्वय की जो स्थिति है वो आसानी से नहीं आ सकती है। इसका बड़ा कारण ये है कि जो भी सर्वेक्षण किए जाते हैं उनमें लोगों की जो मांग होती है वो अलग अलग है, यानी अलग अलग लक्ष्यों के अनुसार ये सर्वेक्षण किए जाते हैं और वहां पर अलग अलग प्रश्न होते हैं, तो हम सभी को एक साथ नहीं ला सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो जो भी हमारे यहाँ सर्वेक्षण किए जाते हैं, जैसे हम एनएफएचएस के सर्वेक्षण की बात करें तो यह नियमित रूप से एक तरह से किया जा रहा है, लेकिन अगर हम अन्य सर्वेक्षणों की बात करें तो वह नियमित अंतराल पर नहीं हुए हैं, ये एक समस्या है। इसी के साथ साथ अलग अलग जो सर्वेक्षण होते हैं उनमें जो नमूने लिए जाते हैं, जो सैंपल लिया जाता है उसका आकार क्या है, उसमें अंतर होता है। अगर कहीं पर केवल 10,000 व्यक्तियों के सैंपल के आधार पर कोई सर्वेक्षण किया गया है और किसी जगह पर मान लीजिए 1 लाख व्यक्तियों के सैंपल के आधार पर सर्वेक्षण किया गया है, तो दोनों आंकड़ों में काफी विविधता दिखाई पड़ेगी और यह अंतर स्पष्ट होता है। इसी कारण से अलग अलग नमूने के जो सर्वेक्षण हैं उनको मिलाकर आप एक सर्वेक्षण के आंकड़े नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हमारे जो अलग अलग सर्वेक्षण हैं उनको एक साथ ला पाना उतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ जो भी सर्वेक्षण की वर्तमान स्थितियां हैं वहां पर सुधार क्या हो सकता है, क्योंकि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक सार्वजनिक स्तर का बड़ा आंकड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं जिसका उपयोग करके हम सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में जो सर्वेक्षण किए जा रहे हैं उनमें जो समस्या हमने देखी उनको सुधारने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, जिसके आधार पर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऐसे आंकड़े प्राप्त करें जिनको भविष्य में उपयोग करके सार्वजनिक स्वास्थ्य को और मजबूती प्रदान की जा सके। यहाँ पर पहली प्रमुख सलाह ये है कि एक सर्वव्यापक सर्वेक्षण की जो धारणा है उसको हमें समाप्त करना पड़ेगा, यानी एक बड़े विस्तारित सर्वेक्षण में सभी प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए जा सके, ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए, उसको हमें समाप्त करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं
उनके आधार पर हम अनुभव ये प्राप्त कर चुके हैं कि कंप्यूटर का उपयोग करके जो भी हम अलग अलग हमारे सैंपल हैं, जिन व्यक्तियों के हम आंकड़े सर्वेक्षण में ले रहे हैं, उनके साक्षात्कार को आसानी से प्राप्त करके उसको डाटा के रूप में हम इकट्ठा कर सकते हैं। और जो भी लागत की स्थितियां हैं वहां पर भी अगर हम देखें तो हम सही से काम कर पा रहे हैं। यानी बड़े स्तर के सर्वेक्षण हम कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी क्षमता पर एक तरह से भरोसा करते हुए इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर के जो संकेतक हैं उनको एक तरह से अलग किया जाए जिनकी आवश्यकता है, और उनके लिए प्रमुख रूप से सर्वेक्षण कराने के लिए एक योजना बनाई जाए और नियमित अंतराल पर केंद्र सरकार के द्वारा फंड उपलब्ध करा के ये सर्वेक्षण कराए जाएं। यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 बड़े सर्वेक्षण की बात की जा रही है जो किए जा सकते हैं। वर्तमान में आप देखें एनएफएचएस के अलावा 5 और सर्वेक्षण हमने देखे, यानी 6 सर्वेक्षण हैं। इनको हम घटाकर 3 पर ला सकते हैं। जैसे पहला सर्वेक्षण, जब हम एनएफएचएस की बात करें तो यह प्रजनन और बाल स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्शन और चाइल्ड हेल्थ, इसके संबंध में ही प्रमुख रूप से सर्वेक्षण करेगा। जब हम बात करते हैं व्यवहार निगरानी सर्वेक्षण, यहाँ पर एचआईवी, एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, गैर संचारी रोग, जल स्वच्छता और अन्य प्रकार की जो स्वच्छता है उससे संबंधित जो सर्वेक्षण है वो किया जाए। तीसरा सर्वेक्षण प्रमुख रूप से पोषण जैविक सर्वेक्षण होगा, जिसमें रक्तचाप, मानव मिति का मतलब मानव शरीर के संबंध में विभिन्न प्रकार की जो माप होती हैं, लंबाई को लेकर, वजन को लेकर, उसके संबंध में प्रमुख रूप से मानव मिति में अध्ययन किया जाता है। रक्त शर्करा, सीरम विज्ञान, जिसमें रक्त के संबंध में अलग अलग जो गुण होते हैं उनकी यहाँ पर गणना की जाती है। इस प्रकार के जो डाटा हैं उनका यहाँ पर संग्रह किया जाएगा। और ये तीनों जो सर्वेक्षण हैं ये 3 से 5 साल के अंतराल पर किए जाएंगे। उद्देश्य यहाँ पर प्रमुख रूप से ये है कि सर्वेक्षणों की जो संख्या है उसको कम किया जाए और नियमित अंतराल पर इस प्रकार के सर्वेक्षण कराए जाएं। तभी सार्वजनिक स्वास्थ्य को सही रूप में लाभ हो सकता है। इसी के साथ साथ इस प्रकार के जो सर्वेक्षण हैं उनमें राज्यों को भी वित्तीय योगदान देकर सक्रिय रूप में भागीदार बनाया जाए, तभी उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण रूप में आगे हो पाएगी। इस प्रकार के सर्वेक्षण में राज्यों की सक्रिय भागीदारी आंकड़ों के संबंध में जो भी एक वैधता है उसको स्थापित करने में मदद करेगी। हमने जिन 3 प्रमुख सर्वेक्षण की बात करी, वहां पर जो भी हम सर्वेक्षण कर रहे हैं उसके बाद भी अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें विशेष प्रकार के अध्ययन के माध्यम से आवश्यक हैं तो वो किए जा सकते हैं अगर उनकी आवश्यकता है। और इसके लिए शैक्षणिक जो संस्थान है वो अपने वित्त पोषण का उपयोग करके इस प्रकार के जो अनुसंधान है वो कर सकते हैं। तो इसकी अनुमति भी एक तरह से जो शिक्षण संस्थान है उनको देने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो भी सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और वहां पर जो भी डाटा प्राप्त किए जा रहे हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि अगर ये सार्वजनिक नहीं होंगे तो विभिन्न प्रकार के विश्लेषण और अलग अलग जो दृष्टिकोण किसी भी डाटा के संबंध में है वो प्रस्तुत करने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो हमें डाटा को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। इससे उस डाटा के संबंध में जो चर्चा है वो भी समृद्ध होगी और सर्वेक्षण की पूरी क्षमता है वो पता चलेगी। यानी सर्वेक्षण के जो परिणाम है वो हमें कितना लाभ दे सकते हैं वो उसके सार्वजनिक होने पर ही हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उसका विश्लेषण हमें सही रूप में उसके जो लाभ है वो देने में मदद करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य डाटा संरचना की आवश्यकता है, इसका अनुभव किया जा रहा है। इसका बड़ा कारण यह है कि भारत जैसे जटिलता वाले देश में जहां इतनी विविधता है, इस प्रकार के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के डाटा की आवश्यकता बिल्कुल है। हमारे पास इस प्रकार के डाटा के लिए एक जो सार्वजनिक तंत्र बनाने की प्रक्रिया है उसकी तकनीकी क्षमता उपलब्ध है, उसमें समस्या नहीं है। प्रमुख रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में जो डाटा है उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र करके उसके उपयोग करने की जो स्थितियां हैं उनको मजबूत किया जा सके। आज के अपने दूसरे आलेख को हम देखते हैं। इस आलेख को आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। इंडिया सीक्स अर्ली रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, उनके द्वारा म्यांमार का दौरा किया जा रहा है। म्यांमार के इसी दौरे में उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि अगर म्यांमार में लोकतांत्रिक स्थितियां मजबूत होती हैं तो ये भारत में एक तरह से शांति स्थापित करने के लिए प्रमुख रूप से सहायक होगा। इससे भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में शांति स्थापना की जो स्थितियां हैं उनको और मदद मिलेगी। भारत और म्यांमार के बीच में अगर हम संबंधों की बात करें तो यह संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत हैं, जिनमें जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध एक तरह से निहित हैं। अगर हम भौगोलिक रूप में देखें तो भारत के 4 उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं
प्रमुख रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये भी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और म्यांमार के बीच की जो घनिष्ठता है उसको दर्शाते हैं। अगर हम जनजातीय आधार पर देखें तो प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व में रहने वाली कुछ अगर हम जनजातियों की बात करें, नागा, कुकी, मिजो और लुसाई, इन्हें माना जाता है कि प्रमुख रूप से म्यांमार के क्षेत्रों से इन्होंने उत्तर पूर्व में अपना निवास बनाया है। तो ये जनजातीय एक तरह से जो संबंध है वो काफी मजबूत है। म्यांमार में सामूहिक रूप से चिन के नाम से जाने वाली जो जनजातीय समूह हैं वो म्यांमार और उत्तर पूर्व के हमारे जो राज्य हैं उनकी एक तरह से जो सीमा के क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख रूप से निवास करते हैं। नागालैंड से लगती हुई जो सीमा है म्यांमार की, प्रमुख रूप से जो म्यांमार का पश्चिमी भाग है वहां पर नागा जनजातियों की एक बड़ी संख्या अभी भी रहती है। 1951 की भारत बर्मा संधि के द्वारा सीमा क्षेत्रों में प्रमुख रूप से हितों की रक्षा की जाती है। स्थानीय व्यापार और सामाजिक यात्राओं की प्रमुख रूप से जो अनुमति है, दोनों पक्षों में जो जनजातीय एक तरह से क्षेत्र हैं उनको आने जाने की अनुमतियां दी जाती हैं। तो आवागमन की जो स्थितियां हैं मजबूत रूप में अगर जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित हैं भारत और म्यांमार के बीच में, यह 1951 की भारत बर्मा संधि के आधार पर है। आप ध्यान रखें, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। भारत म्यांमार की जो सीमा है अगर हम उसकी प्रमुख विशेषताएं देखें उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत के हमारे जो राज्य हैं वहां पर शांति को स्थापित करने के लिए किस तरह से म्यांमार में स्थितियों का अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। और उसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण कारक है लोकतांत्रिक स्थितियों का वहां पर मजबूत होना। अगर हम भारत म्यांमार की सीमा की बात करें तो घने जंगलों और पहाड़ियों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की अगर हम बात करें और संचार नेटवर्क की बात करें तो उसकी कमी है। यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो सीमा का एक तरह से बंटवारा है वो स्पष्ट रूप में नहीं है और सीमा छिद्रपूर्ण है। यानी जगह जगह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आसानी से म्यांमार से भारत में और भारत से म्यांमार में प्रवेश किया जा सकता है। जैसा हमने चर्चा करी, दोनों देशों के बीच में जातीय, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। तो ये दोनों देशों के नागरिकों के आपस में एक दूसरे के साथ जो संबंध है उसको भी मजबूत करते हैं। तो ये आवागमन भी तेज रूप में यहाँ पर बना रहता है। ये भी हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में जो शांति की स्थिति है उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। खासतौर पर अगर हम म्यांमार की बात करें, वहां पर सैन्य जो सत्ता है उसके खिलाफ हमेशा विद्रोह होता रहा है। तो ये स्थितियां शासन की वहां पर कमजोरी एक तरह से दर्शाती हैं कि विद्रोह की स्थितियां लगातार बनी रहती हैं। इसी के साथ साथ जो सेना की तैनाती है इन सीमा क्षेत्रों में वो उतनी मजबूत नहीं है और सेना की तैनाती में बीच में जो बड़े अंतराल हैं उसी कारण से दोनों देशों के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में अवैध रूप से लोगों का आवागमन भी होता है। इन मार्गों का प्रमुख रूप से उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए, अवैध हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए और साथ साथ नशीली दवाइयों के व्यापार को बढ़ाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। जैसा हमने चर्चा करी कि भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है वो एक तरह से बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश में जाया जा सकता है और इसी का परिणाम है कि भारत में जो विद्रोही समूह हैं जो अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं उत्तर पूर्व में, वो प्रमुख रूप से म्यांमार में अपने शिविर लगाकर वहां से अपनी कार्रवाइयां संचालित करते हैं। जैसा कि अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो असम राइफल्स के एक सैन्य अधिकारी, उनके परिवार के ऊपर जो हमला हुआ अगर हम उसकी बात करें, और इसी कड़ी में अगर हम अंतिम रूप में देखें तो रोहिंग्या शरणार्थियों की भी एक समस्या प्रमुख रूप से उभर रही है और भारत म्यांमार की जो सीमा की स्थिति है वही एक बड़ा कारण है कि यहां से आसानी से रोहिंग्या शरणार्थी भारतीय क्षेत्रों में भी पहुंचे हैं। तो प्रमुख रूप से सीमा की जो स्थिति है वो वहां पर बहुत सुरक्षित रही है और जंगलों का क्षेत्र होने के कारण और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसका हमेशा लंबे समय तक वहां पर उसकी निगरानी की जा सके वो संभव नहीं है। इसीलिए अगर भारत और म्यांमार में जो सरकार है वो सहयोगी रूप में काम करते हैं तो इसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं घटती हैं। लेकिन फरवरी 2021 से जब से वहां पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थिति कमजोर हुई है और सैन्य सत्ता मजबूत हुई है, माना यह जा रहा है कि जो भी विद्रोही समूह हैं जो भारत सरकार के खिलाफ एक तरह से काम कर रहे हैं उनके लिए म्यांमार में स्थितियां मजबूत हो गई हैं और इसका परिणाम ही असम राइफल्स के सैन्य अधिकारी के परिवार के ऊपर जो हुआ हमला था। भारत और म्यांमार की सीमा का अगर हम महत्व देखें तो प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों की जो सुरक्षा है और शांति स्थापना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्व के जो विद्रोही एक तरह से संगठन है उनके खिलाफ कार्रवाई में भारत और म्यांमार ने आपस में सहयोग किया है। इसमें म्यांमार सरकार के द्वारा जो भी म्यांमार में भारत विरोधी समूहों के जो शिविर संचालित हो रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। इस सहयोग के बाद भी माना जा रहा है कि असम, मणिपुर और नागालैंड से संबंधित जो उग्रवादी समूह हैं
वो म्यांमार का उपयोग एक लॉन्च पैड के रूप में करते हैं, जिससे कि भारतीय राज्य के क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। वर्तमान अगर हम भारत और म्यांमार के संबंधों की बात करें तो इसकी प्रमुख रूप से शुरुआत 1993 में हुई, क्योंकि आप ध्यान रखें 1988 से वहां पर सैन्य सरकार की स्थिति बहुत तेजी से मजबूत हुई, और खास तौर से 1990 में जो वहां पर चुनाव हुए थे उसको सैन्य सरकार ने नहीं माना, और वहां की जो प्रसिद्ध नेता थी आंग सान सू की, उनको नजरबंद कर दिया गया। लोकतांत्रिक स्थितियां उसी समय से कमजोर थीं। भारत ने हमेशा आंग सान सू की का समर्थन किया है, और म्यांमार में जो लोकतांत्रिक स्थितियां हैं उनकी मजबूती को आगे बढ़ाने का उसने पूर्णतः समर्थन किया है। इसीलिए सैन्य सरकार के साथ जो हमारी साझेदारी है वो 1993 में वास्तविक रूप में आगे बढ़ती है। 1993 के बाद से प्रमुख रूप से भारत का लक्ष्य था कि दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रभाव को विस्तारित किया जाए, और साथ साथ पूर्वोत्तर के जो भी विद्रोही हैं जो म्यांमार में शरण लिए हुए हैं उनको रोका जाए। इसी इरादे से भारत ने म्यांमार में जो सैन्य सरकार थी उसके साथ सहयोग को स्थापित किया, और इसके परिणाम सकारात्मक रूप में भी हुए। आप ध्यान रखें, म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का 10 देशों का जो समूह है आसियान, उसका सदस्य है। इसीलिए म्यांमार को एक तरह से आसियान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भारत के लिए। और अगर आसियान की स्थितियों में हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो म्यांमार के रास्ते से हम आगे बढ़ सकते हैं, और अगर ऐसा हम करेंगे तो उसके आधार पर हम अपने उत्तर पूर्वी राज्यों की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसको भी मजबूत कर सकते हैं। म्यांमार के साथ साथ आसियान के जो अन्य देश हैं, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, उनके साथ भी अगर संबंधों को मजबूत किया जाए, इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सामाजिक और आर्थिक विकास को हम तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। 1993 की बात की स्थितियों में अगर हम देखें तो वहां पर म्यांमार सरकार और भारत सरकार के बीच में सहयोग बढ़ा, और इसमें अगर हम देखें तो म्यांमार सरकार ने भी एक तरह से आगे बढ़कर काम किया, क्योंकि वह चीन पर अपनी जो निर्भरता है उसको घटाना चाहते हैं। उनको लगता था कि अगर हम भारत के साथ संबंध मजबूत करेंगे तो हम केवल चीन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो आतंकवाद की स्थितियां हैं उसको नियंत्रित करने के लिए भारत भी म्यांमार में जो सैन्य सत्ता है उसके साथ सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो म्यांमार सेना ने भारत के आपूर्ति वाले जो हथियार थे उनका उपयोग करके पूर्वोत्तर के जो विद्रोही हैं जो म्यांमार में कार्य कर रहे थे उनको एक तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। इसने उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद की स्थितियों को नियंत्रित करने में मदद करी। वर्तमान स्थितियों में भारत और म्यांमार के बीच में सहयोग बढ़ने का एक कारण यह भी है कि चीन के द्वारा यहाँ पर जो भी गतिविधियां की जा रही हैं वो केवल भारत ही नहीं, म्यांमार के हितों के भी खिलाफ हैं। चीन की कोशिश ये है कि भारत को असंतुलित किया जाए और उसके विकास को सीमित किया जाए। इसके लिए अवैध हथियारों के बाजार के माध्यम से वो मुनाफा कमाने और भारत और म्यांमार के बीच में जो अविश्वास है उसको बढ़ाने और पूर्वोत्तर के जो विरोधी समूह हैं उनको भारत के विरोध में उपयोग करना। इसी के साथ साथ चीन के द्वारा म्यांमार में जो जाति विद्रोही समूह हैं जैसे काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, अराकान आर्मी और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी, इसको चीन के द्वारा हथियार और अन्य प्रकार से सहायता देकर मजबूत किया गया है, जिससे कि म्यांमार को चीन के करीब और अधीन रखा जा सके। तो चीन सरकार के द्वारा दो तरफा नीति अपनाई जा रही है। भारत को भी एक तरह से वो नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे हैं और म्यांमार सरकार पर भी दबाव बनाकर रख रहे हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम ये पीले तीर के निशानों को देखें तो ये अवैध हथियारों का जो व्यापार है उसको दिखाते हैं, और प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों से एक तरह से। तो ये जो अवैध हथियारों का व्यापार है ये चीन की मदद से प्रमुख रूप से चल रहा है। स्थल भागों में जो भी अवैध हथियारों का व्यापार हो रहा है उसे चीन के द्वारा UWSA, जिसको यूनाइटेड वार स्टेट आर्मी कहा जाता है, उसके माध्यम से प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया जाता है। आप ध्यान रखें, अगर हम यूनाइटेड वार स्टेट आर्मी की बात करें तो इसका प्रमुख रूप से जो क्षेत्र है वो थाईलैंड और चीन की जो सीमा है उसके क्षेत्रों के आसपास का है। म्यांमार में UWSA के द्वारा जिस तरह से सैन्य रूप में कार्य किया जा रहा है और चीन के समर्थन से किया जा रहा है, उसने म्यांमार के स्थलीय भागों में हथियारों का व्यापार बढ़ा दिया है। अब सूचना इस तरह की भी है कि जब से फरवरी 2021 से सैन्य शासन की स्थिति मजबूत हुई है, लोकतांत्रिक मूल्य घटे हैं, माना जा रहा है अवैध हथियारों का जो व्यापार है उसमें 10 गुना वृद्धि हुई है। जब भी इस तरह से अवैध हथियारों का व्यापार बढ़ता है, इसका भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो विरोधी संगठन है वो यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं। और इसका नुकसान म्यांमार में भी एक तरह से होता है, क्योंकि वर्तमान में म्यांमार सरकार का विरोध करने वाले जो समूह हैं उनको हथियार भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों ही सरकारों के लिए एक तरह से स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। इसीलिए भारत सरकार ये चाहती है कि लोकतांत्रिक जो स्थितियां हैं म्यांमार में उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो विद्रोही समूह हैं वो म्यांमार का गलत रूप में ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए।
जैसा कि पूर्व में देखा गया। 2011 के बाद से जब से लोकतांत्रिक स्थितियां म्यांमार में मजबूत हुई हैं, प्रमुख रूप से म्यांमार का किसी भी तरह बड़े पैमाने पर जो दुरुपयोग है वो आतंकवाद के लिए नहीं हो पाया और वहां की सरकार के द्वारा नियंत्रित करने के प्रयास हुए। लेकिन जब से वहां पर लोकतांत्रिक स्थितियां कमजोर हुई हैं, फरवरी 2021 से स्थितियां एक तरह से अनियंत्रित हो रही हैं। म्यांमार में स्थित जो सैन्य सरकार है उसका एक तरह से उपयोग चीन के द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है और लोकतांत्रिक वहां पर स्थिति कमजोर होने के बाद ये प्रयास बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रमुख रूप से चीन का प्रयास ये है कि म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना जो प्रवेश है वो एक तरह से वो मजबूत करें। इसके लिए अगर हम देखें तो चीन से बंगाल की खाड़ी तक के क्षेत्र में गैस और कच्चे तेल के लिए और रेलवे के लिए और सड़क मार्ग के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। ये जो इस क्षेत्र में पूरा विकास किया जा रहा है, चीन का उद्देश्य यह है कि वो बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुंच को मजबूत करे। चीन बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुंच को म्यांमार के माध्यम से मजबूत करना चाहता है, जहां पर प्रमुख रूप से उसके लिए सहायक बंदरगाह कौन सा है? सितवे। तो ये स्थितियां क्यों हैं? क्योंकि आप ध्यान रखें, चीन जो भी बाहरी कच्चा तेल प्रमुख रूप से प्राप्त करता है उसका 80% जो भाग है वो मलक्का जल संधि से जाता है। इस मलक्का जल संधि के पास अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसकी कोशिश यह है कि बंगाल की खाड़ी में वो अपने आप को मजबूत करे, जिससे कि कच्चे तेल की उसकी जो आपूर्ति है उसके ऊपर कोई संकट की स्थिति ना आ पाए। जैसे जैसे म्यांमार में चीन अपना प्रभाव बढ़ाएगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने में चीन के प्रयास बढ़ेंगे। अगर म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार रहती है तो इन स्थितियों को नियंत्रित करना काफी आसान रहता है और भारत के लिए स्थितियां काफी अनुकूल हो जाती हैं। हमने जैसा पीछे भी चर्चा करी कि हम म्यांमार को भारत और आसियान के बीच में एक प्राकृतिक भूमि पुल के रूप में मानते हैं। भारत अपने व्यापार को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने और रक्षा विकल्पों में अपने आप को मजबूत करने के लिए हम पूर्व की और अपनी जो नीति है जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं उसकी ओर एक तरह से काम कर रहे हैं। पूर्व की ओर देखो जो नीति है जिसे प्रमुख रूप से लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है, उसको हमने 2014 में प्रमुख रूप से परिवर्तित करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। म्यांमार और आसियान के जो अन्य देश हैं उनके साथ हमने साझेदारी को बढ़ाया। तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की मजबूती के लिए हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति स्थापित रहे और इसके लिए प्रमुख रूप से जो विद्रोही संगठन है जो म्यांमार में शरण पा सकते हैं वो स्थितियां अनुकूल ना हो पाए। इसके लिए म्यांमार में लोकतांत्रिक स्थितियों का मजबूत होना आवश्यक है। हम अपने तीसरे आलेख को देखते हैं, ड्राइंग ए लाइन। और ये जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जो परिसीमन की स्थितियां चल रही हैं उसके संबंध में प्रमुख रूप से है। जब हम जम्मू कश्मीर में परिसीमन की बात करते हैं तो यहाँ पर परिसीमन आयोग के द्वारा अपना सुझाव दिया गया है। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटों को बढ़ाने की एक तरह से सुझाव दिया है। इसमें जम्मू क्षेत्र में विधानसभा की जो सीटें 37 हैं उसको बढ़ाकर 43 करने का सुझाव है, यानी 6 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके विपरीत अगर हम घाटी के क्षेत्र में देखें, यानी कश्मीर घाटी का क्षेत्र देखें, वहां पर वर्तमान में जो 46 सीटें हैं उसको बढ़ाकर 47 यानी केवल 1 सीट बढ़ाई गई है। जनसंख्या के अलावा अगर हम अन्य कारकों की बात करें जो परिसीमन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें अपर्याप्त संचार व्यवस्था, यानी किसी भी क्षेत्र में परिवहन या संचार के साधन सही से उपलब्ध नहीं है तो वो परिसीमन में ध्यान रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उनकी अत्यधिक दुर्गम परिस्थितियों के कारण सार्वजनिक सुविधाओं की कमी। अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सार्वजनिक सुविधाएं आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती। इस तथ्य का भी ध्यान रखा जाता है परिसीमन में। जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग है इसको 6 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो भाग 5 है उसके प्रावधान के तहत संसद के अधिनियम के आधार पर गठित किया गया। परिसीमन आयोग का प्रमुख रूप से कार्य यह है कि 83 सदस्यीय जो विधानसभा है जम्मू कश्मीर, वर्तमान में वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है लेकिन विधानसभा के साथ होगा, तो वहां पर 83 की जगह 90 यानी 7 अतिरिक्त जो विधानसभा है उन क्षेत्रों को तैयार करना ये परिसीमन आयोग का एक तरह से प्रमुख कार्य है। और इसी कड़ी में आप देखें तो 7 नई विधानसभा क्षेत्रों के लिए उसने सुझाव दिया है। परिसीमन आयोग ने अनुसूचित जातियों हिंदुओं के लिए 7 सीटों को आरक्षित करने का भी सुझाव दिया है, जो मुख्य रूप से सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर बेल्ट में आते हैं। और पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें निर्धारित हैं, जिसमें राजौरी पुंछ को लाभ होने की संभावना है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यह प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजाति की उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है और प्रमुख रूप से गैर कश्मीरी भाषी जो मुसलमान हैं उनको यहाँ पर यह सीट का आरक्षण प्राप्त हो पाएगा। आयोग के द्वारा अभी प्रमुख रूप से वो जिले नहीं बताए गए हैं जहां पर यह सीटें बनाई गई हैं
और SC ST को जो आरक्षण दिया गया है उसकी क्या कार्यप्रणाली है, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है। यदि अगर हम जनसंख्या का एक मानदंड देखें जो परिसीमन में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, तो वर्तमान आयोग का जो सुझाव है वो सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अगर हम वर्तमान में कश्मीर घाटी की जनसंख्या की बात करें तो ये लगभग 68.8 लाख है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, इसके अनुसार 51 विधानसभा सीटें यहाँ पर होनी चाहिए। इसके विपरीत अगर जम्मू क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आबादी 53.5 लाख है और इसके अनुसार लगभग 39 सीटें यहाँ पर होनी चाहिए। तो वर्तमान जो सुझाव दिया गया है और जो वर्तमान जनसंख्या की स्थिति है जम्मू और कश्मीर घाटी की, उसमें एक अंतर दिखता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि कश्मीर आधारित जो पार्टियां हैं उनकी कीमत पर जम्मू आधारित जो पार्टियां हैं उनकी चुनावी संभावनाओं को मजबूत किया जा रहा है। परिसीमन आयोग के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वो माना जा रहा है कि वो अस्वीकार्य हैं और विभाजनकारी स्थितियां एक तरह से बनाते हैं और इसकी वैधता पर भी सवाल उठते हैं। परिसीमन की स्थिति अगर हम देखें तो उसको वैध नहीं माना जा रहा है। इसका बड़ा कारण यह है कि भारत में अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमन की बात करें तो इसके लिए 2026 तक प्रतिबंध लगे हुए हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की बात करें, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की स्थापना की गई है, तो ये जो कानून है इस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है और मामला लंबित है। इसीलिए वर्तमान परिसीमन आयोग के जो सुझाव हैं उसकी वैधता पर एक तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थितियों को जिस तरह से सरकार पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है, वहां पर किसी भी तरह की मनमानी या जो कठोर उपाय हैं वो क्षणिक रूप में सफलता दिलाएंगे और यह दीर्घकालिक एक तरह से वहां पर राजनीतिक स्थिति को मजबूत नहीं करेगा। इसीलिए अगर लोकतांत्रिक स्थितियों को जम्मू कश्मीर में अनिवार्य रूप से मजबूत करना है तो बातचीत और समायोजनात्मक जो स्थितियां हैं वो बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर सभी वर्ग और समुदाय के साथ बैठक करके प्रमुख रूप से ऐसे सुझाव और निर्णय लाने पड़ेंगे जिसका लाभ सभी को बराबर रूप में हो पाए और किसी भी तरह के भेदभाव जैसी स्थिति न दिखे। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं। दिस क्लीन कुकिंग फ्यूल प्लान नीड्स मोर फायरिंग अप। यहाँ पर भारत में स्वच्छ जो ईंधन खाना बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, प्रमुख रूप से अगर हम देखें LPG गैस सिलेंडर, उसके संबंध में किस तरह से और परिवर्तन किए जा सकते हैं जिससे भारत में खाना बनाने का जो ईंधन है वो स्वच्छ रूप में बना रहे। खाना बनाने के लिए जिन ईंधन का उपयोग किया जाता है वो स्वच्छ बने रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में प्रमुख रूप से प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से था कि ग्रामीण और जो वंचित परिवार हैं वहां पर रसोई गैस को एक स्वच्छ साधन के रूप में उपलब्ध कराया जाए, जिससे पारंपरिक खाना पकाने के जो ईंधन है जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर, इसके उपयोग को न्यूनतम किया जा सके। अगर हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े देखें तो ये कहा गया है कि जिन राज्यों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है उन राज्यों में टीबी का प्रसार कम है। इसकी तुलना में जिन राज्यों में ठोस ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, जैसे गोबर के उपलों की बात करें या लकड़ी की बात करें, वहां टीबी के मामले ज्यादा हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो खाना बनाने के लिए जो भी विकल्प है ईंधन के वो अलग अलग हैं। जैसे LPG स्टोव का उपयोग तो होता ही है, इसी के साथ साथ लकड़ी, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक हीटर और यहाँ तक कि मिट्टी का जो तेल है उसका भी उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखें जो निम्न आय वर्ग हैं वहां पर आय के साधन कई रूप में रखे जाते हैं। उनकी कोशिश रहती है आय के विकल्प एक से ज्यादा हों। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ईंधन उपयोग किया जा रहा है उसके विकल्प कई रखे जाते हैं और प्रमुख रूप से जब हम LPG सिलेंडर की बात करते हैं तो यह माना जाता है कि अगर मौसम की कोई चरम घटना है, जैसे बाढ़ है या अत्यधिक ठंड की स्थिति है, वहां पर प्रमुख रूप से उपयोग करने के लिए इसको रखा जाता है। तो यह भी एक बचाव की स्थिति है, यानी इसका लगातार रूप में उपयोग नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ अगर नगदी रूप में ज्यादा आमदनी नहीं है किसी परिवार की और साथ साथ जो भी एक तरह से बायोमास यानी अगर हम गोबर के उपलों की बात करें, लकड़ी की बात करें, इसकी उपलब्धता रहती है तो सर्दियों में जलाने के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये एक समस्या के रूप में है कि LPG सिलेंडर का जो उपयोग है वो लगातार रूप में ग्रामीण क्षेत्र में सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। महामारी के कारण लोगों की आय में कमी आई है। प्रमुख रूप से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो लोग LPG गैस के सिलेंडर को रिफिल कराने में सक्षम नहीं है। अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो LPG गैस सिलेंडर के मूल्य बढ़ाए गए हैं। ऐसी स्थितियों में आसानी से वो रिफिल करा पाएंगे यह संभावनाएं कम है। इसीलिए LPG गैस सिलेंडर के अलावा अन्य प्रकार के जो विकल्प हैं उन पे धीरे धीरे लोग ज्यादा जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कई राज्यों में केरोसिन का उपयोग बढ़ा है। तो ये स्थितियां दोबारा ना हो पाए इसके लिए
एलपीजी गैस सिलेंडर की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। प्रमुख रूप से हमारे पास विकल्प क्या है, जिससे कि खाना बनाने के लिए जो ईंधन है वो सतत रूप में उपलब्ध हो पाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी ऊर्जा के साधन खाना बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं वो सतत रूप में या टिकाऊ हो। जैसे हम सौर ऊर्जा का एक तरह से उपयोग करके इस विकल्प को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां पर एलपीजी गैस सिलेंडर लेना लोगों के लिए आसान नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ एलपीजी की नियमित और ऑन डिमांड जो आपूर्ति है वो हमें सुधारनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और ये विस्तारित भी हुआ है लेकिन इसमें और तेजी से काम करना पड़ेगा। लोगों को रिफिल कराने के लिए जो भी वित्तीय सहायता हो सकती है वो उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि रिफिल कराने की जो स्थितियां हैं वो एलपीजी गैस सिलेंडर की ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख रूप से बढ़ाई जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से गोबर का जो उपयोग है वो उपलों के रूप में ईंधन में किया जाता है। इसको रोकने के लिए जो भी एक तरह से गोबर है उसको खरीदने का एक तरह से प्रक्रियाएं बननी चाहिए, जैसा छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो गोबर के आर्थिक लाभ वहां पर प्राप्त होंगे और उसका ईंधन के रूप में जो उपयोग है वो रोका जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर महिलाओं के आय के साधन बढ़ाए जाते हैं तो उनके पास अगर आय का साधन होगा तो एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त करके उसका उपयोग करना ज्यादा आसान होगा। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं की आय में तेजी से वृद्धि करने की संभावनाएं हैं, उसको सभी जगह विस्तारित करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा हो पाएगा तो खाना पकाने के लिए प्रमुख रूप से एलपीजी गैस सिलेंडर और उसको रिफिल कराने की जो स्थितियां हैं वो मजबूत हो पाएंगी। ऐसा प्रयास करके हम खाना बनाने के लिए जो ईंधन है उसको सतत रूप में स्थापित कर सकते हैं। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं, डू इंडियंस नीड इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट्स। आप सभी जानते हैं कि बैंक में हमारा जो पैसा जमा होता है उस पर हमें एक बीमा प्राप्त होता है, और ये बीमा की जो राशि है उसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए अभी किया गया है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से जो भी हमारा बैंक में जमा पैसा है उस पर जो बीमा है वो एक तरह से 90 दिन के अंदर, अगर मान लीजिए बैंक किसी तरह से विफल हो जाता है तो वो पैसा हमें प्राप्त हो पाएगा। और ये जो हमारा बीमा है जमा पर, ये बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है 1 लाख से। हमें इस तरह के जमा बीमा की आवश्यकता क्यों होती है? ये जमाकर्ताओं का बैंक पर जो विश्वास है उसको बढ़ाने के लिए। अगर बैंक कभी भी कमजोर होता है तो उन्हें एक तरह से बार बार बैंक के पास जाकर जो भी उनकी क्षतिपूर्ति है वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो जमा बीमा का पैसा है वो एकमुश्त रूप में उनको प्राप्त होगा। अगर उपभोक्ताओं का विश्वास बैंक पर बढ़ता है तो यह बैंक में एक तरह से जो वित्तीय स्थितियां उसको मजबूत करता है, क्योंकि उपभोक्ता बैंक में पैसा सुरक्षित रूप में जमा रखेंगे। इससे बैंक अपने कार्य को आगे मजबूती से बढ़ा सकते हैं। अगर भारत में बैंकों में जमा जो पैसा है उस पर जो बीमा है 1 लाख से बढ़ाकर अगर 5 लाख किया गया है तो इसकी आवश्यकता क्या थी? पहली आवश्यकता अगर हम देखें तो 1 लाख की ये जो सीमा है ये काफी पुरानी है, इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। आप ध्यान रखें कि मुद्रास्फीति के कारण ये जो 1 लाख का मूल्य है वो बढ़ा होगा, इसी कारण से 1 लाख से बढ़ाकर ये जो जमा पर बीमा की राशि है उसको 5 लाख किया गया है। अगर हम भारत में देखें तो अन्य देशों की तुलना में जमा पर जो बीमा दिया जाता है वो कम है। अगर हम भारत की तुलना इसी के जैसी अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं से करें तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो 5 लाख की ये जो सीमा है वो लगभग बाहरी देशों की तुलना में 6 से 10 गुना कम है। भारत में जमा बीमा की जो स्थितियां हैं वो तब आगे बढ़ी जब कई बैंक एक तरह से विफल हुए और लोगों का बैंक में पैसा फंसा रहा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले यूएसए में 1930 के दशक में बैंकों में जमा बीमा की स्थापना की गई। भारत में अगर हम देखें तो बैंक की विफलताओं से निपटने के लिए ये कदम 1960 के दशक में उठाया गया। बैंक के जमा पर जो भी हमको बीमा मिलता है तो उसके लिए बैंकों के द्वारा एक तरह से प्रीमियम दिया जाता है, और ये प्रीमियम अगर हम देखें तो ये निश्चित होता है। ये प्रीमियम बैंक से किसी बैंक में अलग नहीं होता है। कोई बैंक कम जोखिम का हो या अधिक जोखिम का, वहां पर प्रीमियम एक समान है। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो जोखिम समायोजित जो प्रीमियम है उसकी तरफ बढ़ने की बात की जा रही है। यानी अगर कोई बैंक ऐसा है जहां पर जोखिम ज्यादा है तो वो प्रीमियम ज्यादा दें, जिन बैंकों का जोखिम कम है उनके द्वारा प्रीमियम कम दिया जाए। क्योंकि अगर हम जोखिम के आधार पर प्रीमियम की स्थितियां बनाते हैं तो ये जानकारी एक तरह से उपभोक्ता को भी मिलेगी। यानी अगर बैंक के जमाकर्ता को ये पता है कि इस बैंक में जोखिम ज्यादा है तो वो उसके साथ में व्यापारिक गतिविधियां करने में सावधानी बरतेगा। तो इस प्रक्रिया पर हमें जाने की आवश्यकता है और आरबीआई इस पर विचार भी कर रहा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो जमा बीमा जो कोष है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड, यहाँ पर प्रमुख रूप से 1 अप्रैल 2020 से जो प्रीमियम है वो 10 पैसे से बढ़ाकर 12 पैसे प्रति 100 रुपए कर दिया गया है।
अब तक जमा बीमा पर जितना भी पैसा उपभोक्ताओं को दिया गया है उसमें लगभग 94.3% जो पैसा है वो केवल सहकारी बैंकों का है। और अगर हम देखें तो सभी बैंकों को समान प्रीमियम देना पड़ रहा है। इसीलिए जोखिम के आधार पर प्रीमियम की जो स्थितियां हैं वो होनी चाहिए और वो जल्द भारत में स्थापित हो पाएंगी। अगर ऐसा होगा तो जमा बीमा की जो स्थितियां हैं वो ज्यादा तार्किक रूप में मानी जाएंगी। हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न, क्या हम एक सार्वजनिक स्वास्थ्य डाटा संरचना स्थापित करने के लिए तैयार हैं जिसकी हमें एक जटिलता वाले देश के कारण आवश्यकता है? हमारे पास ऐसा करने की तकनीकी क्षमता है। उपरोक्त कथन के प्रकाश में भारत में डेटा एकत्रीकरण में किए जाने वाले सुधारों की चर्चा करें। 15 अंकों का प्रश्न है, 250 शब्दों में आपको लिखना है। भूमिका देखते हैं। वर्तमान डेटा एकत्रीकरण में वैज्ञानिक प्रक्रिया और तर्क संगतता का अभाव है। तो आपको बताना है कि हमारे यहाँ सर्वेक्षण संख्या में ज्यादा हैं और आंकड़े समय समय पर एकत्र नहीं किए जाते हैं और सार्वजनिक करने की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये आप दिखा सकते हैं कि ना तो वैज्ञानिक है और बहुत ज्यादा तर्क संगत भी नहीं है। मुख्य भाग में आप बताएंगे भारत में डाटा एकत्रीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमने अलग अलग सर्वेक्षण की बात करी, वो आप बता सकते हैं। प्रमुख उसमें समस्याएं क्या हैं और उसके प्रमुख निदान क्या है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, जो हमने चर्चा करी वो आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे हम कार्यक्रम की निगरानी और निगरानी की जरूरतों के साथ अनुसंधान को भ्रमित कर रहे हैं। तो निगरानी और अनुसंधान ये अलग अलग हैं और इसके लिए अलग अलग तरह के सर्वेक्षण की आवश्यकता है। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा और दोनों में विभेद करने की हमें आवश्यकता है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो सर्वेक्षण के जो परिणाम है वो ज्यादा लाभकारी रूप में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेंगे। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में शांति की स्थापना के लिए म्यांमार में एक स्थिर और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सरकार सबसे बड़ी आवश्यकता है, चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। भूमिका, असम राइफल्स के सैन्य अधिकारी के परिवार पर हमला संभावित खतरे की ओर इंगित कर रहा है। इसकी एक तरह से आप भूमिका में चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भूमिका में आप बता सकते हैं कि जब से लोकतांत्रिक स्थितियां कमजोर हुई हैं, अवैध हथियारों का जो व्यापार है उसमें 10 गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है। मुख्य भाग में म्यांमार का प्रभाव उत्तर पूर्वी भारत पर, म्यांमार का प्रभाव बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारक कौन से हैं, सैन्य सत्ता से चीन का प्रभाव बढ़ना और भारत के समक्ष क्या क्या विकल्प हैं जिससे अपनी स्थिति को वो उत्तर पूर्वी सीमा पर मजबूत कर सकता है। निष्कर्ष, म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार के स्थान पर पुनः सैन्य सरकार के प्रभुत्व ने भारत के लिए उत्तर पूर्वी भारत में शांति को स्थापित करने के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए हम चाहते हैं कि म्यांमार में लोकतांत्रिक स्थितियां स्थापित हों जिससे कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो शांति व्यवस्था की स्थिति है वो स्थापित बनी रहे। ये हमारा 24 दिसंबर 2021 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।